मित्रों नमस्कार, मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नारी शक्ति जिंदगी की रूपरेखा बहुत कुछ निर्भर करती है आपके ऊपर भी। सपने हम देखते हैं और उसे साकार भी करते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए हमारी मेहनत भी उतनी ही जरूरी होती है। नारी इस मामले में सदा आगे रही हैं। वो शायद कम सपने देखती हों, मगर जो भी देखती हैं उनको साकार करने के लिए उनकी लगनशीलता, उनकी मेहनत काबिले तारीफ होती है। नारी शक्ति से मिलने के क्रम में आज हम मिल रहे हैं श्रीमती अनुपमा पांडे भारतीय जी से, जो न केवल एक सशक्त महिला हैं बल्कि कैरियर में भी आगे हैं, अपने परिवार की जिम्मेवारियों को संभालने में भी आगे हैं और एक कवयित्री के रूप में बहुत सारे कार्य ये कर रही हैं। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। समाज सेवा में भी आप अग्रणी रहती हैं। आइए मिलते हैं अनुपमा पांडे जी से और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करके प्रेरणा पाते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। सादर प्रणाम अनिल सर, और समय चक्र से जुड़े सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से अनुरोध भी करती हूँ कि समय चक्र के साथ इसी तरह जुड़े रहें। सामाजिक और सांस्कृतिक साथ ही साहित्यिक विरासत को संजोने में आप हम सभी का साथ दें। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए आप स्वयं से एक संक्षिप्त परिचय दें। सबसे पहले तो मैं परिचय से पहले अनिल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत कम समय में ही समय चक्र में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इनकी मुलाकात, उनके जीवन परिचय को हम सबसे रूबरू कराया है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, आप सभी से रूबरू होने के लिए। मैं अपने बारे में क्या बोलूं, बस इतना छोटा सा परिचय है। नारी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अनुपमा पांडे भारतीय मेरा नाम है। मैं इस समय अपार्टमेंट टाइम्स न्यूज़पेपर में एडमिन ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। हिंदी साहित्य हम सभी के रग रग में है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। उससे रिलेटेड कुछ काम करना, समाज से रिलेटेड काम करना, ये मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। उस पर जितनी भी मेरी क्षमता है, जो कुछ मैं कर सकती हूँ, वो हमेशा करने की जरूर कोशिश करती हूँ। शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा हुई वो गांव में हुई आपकी या शहर में हुई? जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं सिवान से बिलोंग करती हूँ। बिहार में सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा है डिस्ट्रिक्ट लेकिन बहुत अच्छा है, समृद्ध है, संपन्न है। मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो विद्या मंदिर संघ के विद्यालय से मेरी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। जी। और संघ का विद्यालय अपने आप में हम सबके अंदर भारतीयता के मूल तत्वों को पोषित करता है और कहीं ना कहीं उसका बीज जी हमारे साहित्य में, हमारे काम में बोलता है और वही हमें गढ़ता भी है। जो हमारा बचपन का अनुभव होता है, बचपन की विद्या होती है, विद्यालय होते हैं। मूलतः मेरा मानना यही है कि हमारी जो परवरिश है बचपन की, वही हमारे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व में झलकता है कहीं ना कहीं। शुरुआती शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा कहाँ हुई? जी, शुरुआती शिक्षा मेरी विद्या मंदिर से होने के बाद मैं एक्चुअली 6th क्लास में मेरा स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे फिर से सरकारी विद्यालय में लेना पड़ा और सरकारी विद्यालय में ही ये स्कॉलरशिप की परीक्षा होती थी। वो 10th तक के लिए स्कॉलरशिप मिलता था और मेरी माँ जो कि शिक्षिका हैं, उनका बड़ा रुझान था कि मेरी बेटी स्टेट लेवल का स्कॉलरशिप वो दे, एग्जामिनेशन दे, और मैं उसमें क्वालिफाई भी मैंने किया। प्रारंभिक शिक्षा में मैंने बोर्ड जब किया, उस समय मेरा रिजल्ट आया, उसमें मैं 3 जिलों में प्रथम आई थी, अव्वल आई थी। 80.8 करके मेरा मार्क्स था, जो मुझे आज भी याद है। जी। वो एक मेरी पहली उपलब्धि आप कह सकते थे जीवन की, जिससे मेरे मम्मी पापा दोनों को ही ये था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा कर सकती है, करियर में आगे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने मेरा पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए कोशिश करी और वहाँ भी मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई
तो मेरी हायर एजुकेशन एक तरह से आप देखें 10+2 मैंने पटना यूनिवर्सिटी मगध महिला कॉलेज से किया। जी जी। उसके बाद में मेरा मेन जो एम था जीवन का कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी जिससे मेरा मेन MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे फिजियोथेरेपी मिली, और फिजियोथेरेपी उस समय के लिए बहुत अच्छा नहीं जाना जाता था, जैसा कि एक्सपोजर था इसका। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि फिजियोथेरेपी में क्या करेगी ये, फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छा स्कोप नहीं हो सकता है। मैंने उस चीज़ को फिर नहीं लिया, लेकिन मुझे मेडिकल फील्ड से बहुत रुझान, मेरा उसके अंदर अपनी रुचि थी। मैंने कहा कि फिर मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि इससे ही संबंधित हो। साथ में मेरे माइंड में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फार्मासिस्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, मैं करूं। उसके पहले ग्रेजुएशन था, MBA करने की बात हो रही थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया, उसमें भी मेरा फर्स्ट क्लास रहा। हायर एजुकेशन के लिए MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने ज्वाइन किया दिल्ली के YMCA में। वहाँ भी मैंने विथ डिस्टिंक्शन MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया, और मुझे फर्स्ट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली अपोलो सेटा विहार से। 2005 की बात है। 2005 में मेरा प्रोजेक्ट अभी सबमिट हुआ था, और प्रोजेक्ट था मेरा ICU के ऊपर। वो मैंने ESI हॉस्पिटल बसी दारापुर में सबमिट किया था, और जस्ट इधर इंटरव्यू का कॉल आया मुझे अपोलो सेटा विहार से। IPD एडमिन का पोस्ट था। मुझे लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं गई भी। 3 राउंड्स के हमारे सिलेक्शंस हो गए, उसमें 3 राउंड्स का जो इंटरव्यू हुआ, लास्ट HR राउंड था, जिसमें ये था बाउंडेशन कि आपको 2 डेज ऐसा होगा वीक में, कोई भी 2 डेज आपको ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय अपोलो या फिर कहीं पर भी इस तरह की कैब की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, और हम लोग वही बस पे डिपेंडेंट थे, या फिर आपका अपना निजी वाहन हो। तब तक मेरी शादी की बात हो गई, अचानक से शादी का भी हो गया, और आनन फानन में शादी भी हो गई। शादी के उपरांत तुरंत ही मैंने एक इंटरव्यू दिया जैन हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मेरा चयन हुआ, और मैंने वहाँ जॉब किया। ये रही मेरी शिक्षा दीक्षा और करियर जो प्रारंभिक थी। उसके बाद तो बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आए। लिखना पढ़ना अमूमन आपने प्रारंभिक दिनों से ही शुरू कर दिया था? जी, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे अपने बचपन के दिनों में लेके जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी गुण है, तो वो जेनेटिक होता है। अनिल सर, मेरा मानना है कि हम अपने जेनेटिक गुणों को ही समाज के साथ मिल करके विकसित कर पाते हैं। हमारा समय, हमारा समाज, हमारी परिस्थितियां हमें गढ़ती हैं, और हमारे अंदर जो जेनेटिक है क्वालिटी, वो कहीं ना कहीं दिखती हैं। तो मेरी माता का बहुत ज़्यादा साहित्य के प्रति रुझान, उन्होंने हिंदी से ही MA किया, डबल MA किया बस बेसिकली। तो उनका कहीं ना कहीं कुछ अंश मेरे अंदर वो चीज़ को है जो कि मुझे मोटिवेट करता था कि मुझे कुछ लिखना है। और समाज से हम सभी बहुत जुड़े हुए थे। मेरे पापा भी बैंक के DCO पोस्ट से रिटायर किए, जिनके PNB में मुझे लगता है कि 33 ब्रांचेज उनके अंडर में रन करते थे। समाज से जुड़ने वाली जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों ने बचपन से देखी। तो वो समाज की बात जो आप कर रहे हो कि साहित्य आप कैसे आया, तो एक तो समाज के प्रति अगर हम संवेदनशील हैं, तो उनके किसी भी विभिन्न मुद्दों को अगर हमें उठाना है, तो हमारी लेखनी सबसे पहली चीज होती है कि जो उस मुद्दे को उठा सकती है। और उस समय डिजिटल क्रांति नहीं हुआ करती थी, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था। जी जी। और हम तो उस समय जाया करते थे, बस आती थी, स्कूल की बस आती थी, और स्कूल के बस से हम स्कूल जाते थे। लेकिन पास में ही एक माध्यमिक विद्यालय था जो बड़ा छोटा सा, और जिसमें बच्चे जो बड़े नीचे तबके के बच्चे होते थे। लेकिन मुझे लगता था कि जब सर्दियां आती थी तो बच्चे बड़े ठिठुरते हुए थैला लेकर के नीचे जमीन पे बैठ रहे हैं, तो वो मेरी कहीं संवेदना को झिझोड़ता था कि आखिर हमारी सरकारी व्यवस्था, हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ है। जिनके पास पैसे इस समय नहीं है, क्या वो इस शिक्षा के हकदार नहीं है, या अच्छी जगह पे बैठने के हकदार नहीं है। जी, जी, जी। और हमारे यहाँ ये था कि न्यूज़पेपर डेली आता था मॉर्निंग में। हम सभी का, एक बार पापा कहते थे कि आप सभी को न्यूज़पेपर पढ़ना है, और शाम में आते थे ऑफिस से तो पूछते थे आज आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, क्या देखा आपने, संपादकीय में क्या था, फर्स्ट पेज में आपने क्या पढ़ा, क्या देखा, कुछ नया आपको क्या मिला आज के पेपर में, न्यूज़पेपर में।
मैं ऐसी पढ़ रही थी उस समय नीचे एक कॉलम था, स्कूल तक आपकी पहुंच, पाठकों से राय मांगी गई थी। मेरा एकदम से माइंड वहां पे जाके क्लिक किया कि ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, हम लोगों से राय मांगी जा रही है, मैं इस विद्यालय के बारे में कुछ लिखूंगी। और हाल फिलहाल में ही उस विद्यालय के बारे में ये हुआ था कि एक छोटी लड़की थी, उसकी कहीं के लिंटर की दीवार थी, ईंट टूट करके गिर गई थी उसके ऊपर और उसके सर में चोट लगी। मुझे बहुत हर्ट हुआ, कहीं से सुनने में आया मुझे कि भाई क्या है, बच्चा, किसी भी बच्चे को चोट लग जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं है, टीचर क्या करते हैं, सारी चीजें थी उस विद्यालय में, शौचालय नहीं था। तो मैंने वो सारी चीजें उठाई अपने माइंड में और उसको लिख डाला पेज पे और लिख करके मैंने पोस्ट कर दिया। मुझे लगा कि मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया। मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज होगी नहीं होगी, क्या होगा, लेकिन मेरे अंदर की जो भी क्षमता थी उस व्यवस्था के प्रति, शिक्षा के प्रति, मैंने अपनी भड़ास को वहां निकाला। और निकाल के मैंने, एक अंकल थे बगल के, उनको मैंने दिया इन्वेलप में करके कि सर आप इसको अंकल जी पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करके मैं भूल भी गई, मुझे कुछ नहीं पता कि उसका पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ। एक दिन अचानक मॉर्निंग में मेरे घर पे बहुत सारे शिक्षक और उसी विद्यालय के, जिस विद्यालय के बारे में मैंने लिखा था और उसमें मेरी एक आंटी पढ़ाती थी, वो भी आ गई। और सब आने के बाद से बैठे मम्मी पापा के पास, मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाय, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे, तो नीतू मेरा घर का नाम है। आंटी मुझसे कही नीतू तुमको मेरा ही विद्यालय मिला था इसके बारे में लिखने के लिए। मैंने कहा कि चाची जी मैंने क्या लिखा है, उसमें तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं थी। बेसिकली बिहाइंड ऑफ कर्टन हुआ क्या था कि वो पब्लिश हो गया था पेन न्यूज़पेपर में और हमें जानकारी नहीं मिली। हालांकि बशर्ते हम देखते हैं पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे निगाह से वो ओझल हो गई थी चीजें। किसी ने बताया आकर के कि एक दिन पहले ही डीएम साहब की नजर पड़ी न्यूज़पेपर पे कि यहाँ पे पास में ही डीएम कोठी हम लोग के कुछ दूरी पे ही था, वहां से कचहरी पड़ता है। वो विजिट किए थे स्कूल में, आकर के प्रिंसिपल की फटकार हुई थी कि ऐसा क्या हुआ। और उसी समय उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन डालिए और ये हम सैंक्शन करते हैं, पूरे आपका रेनोवेट हो गया पूरा विद्यालय, उसमें शौचालय बनने का उस समय हो गया कि नहीं, ये पारित किया जाएगा कि शौचालय बनेगा। लेकिन ये सारी चीजें अच्छी व्यवस्था हुई मेरे कहने पे, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एप्रिसिएशन था। और लेकिन उसके बदले में मुझे डांट जो मिली वो समझ नहीं आया कि एक तो आपका स्कूल विद्यालय इतना अच्छा हुआ। बाद में हालांकि वहाँ के शिक्षक, मेरी आंटी जो थी उसमें जॉब करती है, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि नीतू चलो तुम्हारी वजह से कैसे भी हुआ। ये तो अलग बात है कि प्रिंसिपल की वाट लग गई वहाँ पे डीएम साहब ने कि आपने क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया, कोई बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तब मुझे लगा कि लेखनी में कितना दम है। इसलिए हमें अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, चाहे कहीं पर भी हम हो, किसी भी तरह की कुछ सामाजिक विसंगति देखते हैं तो लेखनी में बहुत ताकत है। और मुझे लगा कि मेरे अंदर भी लिखने की क्षमता है और समय समय पे मैं कुछ कुछ लिखती रही। कि आपके भीतर ये कूट कूट के ये चीजें भरी हैं कि नहीं, मेरे को कुछ करना तो है, बहुत सारी चीजें करनी है, मगर कुछ और बेटर और बेहतर और अच्छा। आपने बहुत अच्छा रीड किया है। एक्चुअली आप मेरे से जब से जुड़े हैं, मुझे लग रहा है कि 7 इयर्स के नियर अबाउट हो गया। संस्कार भारती एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जहां सर से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, हम लोग ऑनलाइन बस व्हाट्सएप के थ्रू ये मेरी चीजें नोट्स पढ़ा करते थे, देखा करते थे। और अचानक इन्होंने मुझे कभी कॉल किया था जिस समय मेरा समर कैंप वगैरह लगता था, उस समय से आपकी मुलाकात है हमसे। तो आपने बिल्कुल अच्छा नोट किया मुझे मेरे बारे में, जो कि मैं बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ी रही हूँ और मैं इस सारी चीजों का श्रेय मैं अपनी माता जी को देती हूँ। जी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में अगर माता शिक्षित होती है ना तो उसका सिनेरियो कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। इस समय मेरी 4 बहनें, मैं 4 बहनें हूँ अपने घर में। जी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैंने नहीं बताया शायद आपको कि मेरे पास अपना भाई नहीं है और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। तो परिवार की एक जिम्मेदारी, इंजन को आगे जो चलना है, एक सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए, डिसिप्लिन, ये सारा चीज मम्मी पापा का शुरू से ही था। बेटा ये समाज है, आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो कुछ ऐसी बात करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे पे नहीं आएगा तो आपकी बहनें और अच्छा नहीं करेंगी, आप जैसा करोगे वैसा आपकी बहनें भी देखेंगी। और हमें समाज में कुछ अच्छा करके दिखाना है। आपके दोनों मम्मी पापा दोनों पोस्टेड हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आपको भी इस चीज को मेंटेन करना है। ये बातें थी।
और जब मैंने हायर एजुकेशन लिया और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं शुरू से ही ये था कि सिर्फ पुरुष ही अर्निंग का स्रोत हो, काबिलियत अगर हमारे अंदर है, हम अपनी काबिलियत को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं ऐसे काबिल बन सकते हैं कि कुछ हम और भी बेहतर करें कि अपने परिवार में अपना और योगदान दें। मातृत्व तो हमारा बहुत बड़ा योगदान होता ही होता है, सबने करना है, लेकिन अगर दोनों कंधे मजबूत होते हैं तो हमारी जीवन की नैया और भी अच्छी होती है। हम एक मिसाल देना चाहते हैं। निसंदेह इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि मातृत्व के साथ बच्चों का परवरिश करना, पालन पोषण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ जॉब है और बिना परिवार के सहयोग के हम कर नहीं सकते हैं। लिखना पढ़ना कब से शुरू हुआ? सर, अगर पद्य के बारे में अगर आप कहना चाहेंगे तो वो भी मेरा बचपन का ही कब प्रस्फुटित हुआ पूरी तरह से मैं नहीं बता पाऊंगी एग्जैक्टली, लेकिन ये 11th-12th की बात है। मैं 10th क्लास में थी। मम्मी की ही स्कूल की एक टीचर थी, नाम उनका नीलम आंटी थी। उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें ला करके दी थी, 9th या 10th, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 10th क्लास में शायद। एक तो थी नदी के द्वीप, अज्ञे जी की पुस्तक थी, आपने शायद पढ़ी हो, और एक दूसरी पुस्तक उन्होंने दी धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता। जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी पुस्तक थी। लेकिन जहां 10th में थी, एक तो 10th में बोर्ड का प्रेशर, मैंने उठाई वो पुस्तक, एक बार थोड़ा सा पलटा, नदी के द्वीप, तो मेरे माइंड से एकदम से ऐसे गई, बहुत क्लिष्ट हिंदी, जी जी जी, बहुत सारगर्भिता उसमें। उन्हें अज्ञे जी की तो पुस्तक कालजयी पुस्तक है, लेकिन मुझे उस समय ये चीज मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर गई कि इस पुस्तक में कुछ तो है जो कि मैग्नेट का काम कर रही है और मुझे बार बार खींच रही है। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इसको, लेकिन मैं पढ़ूंगी। मैंने उस पुस्तक को उठाया, ऐसे ही एज इट इज रख दिया। मैंने धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता, थोड़ी सी उससे उनकी साहित्य बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे समझ में आने लायक थी उस समय, उतनी क्लिष्ट नहीं थी। जी जी जी। समृद्ध साहित्य उनका लिखते हैं, बहुत अच्छी कथानक कथा थी उसमें, कहानी थी, त्रिकोण प्रेम पर उसमें कहानी है। मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आत्मसात नहीं किया मैंने उसको भी मैंने उठा के रख दिया। इसी क्रम में मेरा मेडिकल का अपना प्रिपरेशन था, MBBS के लिए तैयारी, तो वो टफ, तो इन सब चीज़ों पे दिमाग गया नहीं। लेकिन कभी ना कभी जब मैं फेड अप होती थी तो मन करता था कि कुछ लिखूं, कुछ है अंदर माइंड में चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है समझ नहीं पाती थी। 12th जब मेरा निकल गया और एग्जामिनेशन में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, 2nd डिवीज़न आया मेरा, और कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी में जाने की वजह से, बोर्ड चेंज होने की वजह से, सिस्टम चेंज होने की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर था माइंड में, बहुत दिमाग मूड ऑफ था। फिर मैंने कहा कि अब मूड को ना मुझे चेंज करना है। मैंने अज्ञे की वो पुस्तक निकाली और पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा, बहुत हद तक चीजें समझ में भी आई। आज भी मेरे पास वो बुक है, मैं वो पुस्तक को जब भी मुझे मन करता है तो मैं निकाल करके पढ़ना शुरू कर देती हूँ। उसमें एक एक पंक्तियां इतनी सारगर्भित है अनिल जी, आप कभी पढ़िएगा। नदी के द्वीप, नदी कैसे गढ़ती है सबके व्यक्तित्व को, उन्होंने अज्ञे जी ने इतने अच्छे, उसमें भी प्रेम पर ही है पुस्तक। प्रेम पर इतना अच्छा उन्होंने लिखा है कि प्रेम का मतलब क्या है। हम समझते हैं कि स्वार्थ हमारा प्रेम है, हम किसी के साथ हैं, बात होती है, हम किसी को जब तक लेते देते रहते हैं तब तक वो प्रेम है। प्रेम का मतलब ये कहीं से नहीं है। उन्होंने ही हमें सिखाया कि प्रेम, त्याग भी एक प्रेम है, समर्पण एक प्रेम है, जिसमें नहीं कुछ चाहना और नहीं कुछ चाहते हुए चाहते रहना, नहीं कुछ चाहते हुए चाहते रहना। एक नदी के द्वीप का बड़ा अच्छा था कि नदी मुझे मांझती है, ये व्यथा मुझे सृजन करती है। ये रेखा एक उसमें एक पात्र का नाम है। ये व्यथा मुझे मांझती है, ये व्यथा मेरा सृजन करती है। हम सभी नदी के द्वीप की तरह गढ़ते हैं, मिटते हैं, फिर गढ़ते हैं। जीवन निरंतर गढ़ते रहने का वो है, प्रक्रिया है। वो मुझे बड़ा अंदर तक वो चीज़ ले गई मुझे। और प्रेम को परिभाषित करने का मतलब उस समय जो भी मेरे माइंड में आया, छंदमुक्त कविता एक मैंने लिखी, ऐ मेरे चांद जी चाहता है मैं तुझे चांद कहूँ, ऐसे करके कुछ कविता थी बनी उस समय। क्योंकि उसने रेखा ने अपने उसको जिससे उनको प्यार था, उसके लिए वो उन्होंने कहा था कि वो मेरे चांद की तरह है। पहले तो वो चांद से को रिलेट करना चाहती हैं, फिर कहती कि नहीं, चांद तो हमेशा छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, पूर्णिमा बनता है, कभी अमावस का चांद बन जाता है। तो मेरा प्रेम ऐसा नहीं है।
मेरा प्रेम शाश्वत है, निर्विकार है, बिल्कुल स्टैटिक है। आप उसको ऐसे कहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में वो चेंज होने वाला नहीं है जी। भले वो छोटे समय के लिए मेरी जिंदगी में आए, कम समय के लिए आए, कभी भी रहे, लेकिन वो मेरे प्रेरणा बना रहे और वो प्रेरणा पूरी जिंदगी में उसको आत्मसात करूं, ऐसा प्रेम हो। तो उन्होंने फिर उस प्रेम को चांद से हटा करके शुक्र से तुलना की कि शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, कि शुक्र इस तरह से आता है, जितने शॉर्ट टाइम के लिए आता है लेकिन बहुत तेजी से दैदीप्यमान रहता है, पूरे आकाश में वो दिखाई देता है। तो उन्होंने अपने प्यार की तुलना उस शुक्र से की। तो मैंने इस सब चीजों को समाहित करते हुए उसको लिखा। अगर कहेंगे तो मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी थी, अब कितनी अच्छी पंक्तियां मैं लिख पाई हूँ ये मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। और ये मेरी अपनी शब्द हो सकते हैं लेकिन भाव ये पूरा उनका है। जी जी। आगे का जो रेखा चाहती हूँ उसमें कि जी चाहता है कोई नाम दूं तुझे, इस कविता का मैंने शीर्षक दिया था कि जी चाहता है कोई नाम दूं तुझे, तुझे या तेरे प्यार को, या फिर दोनों को ही। दे सकूंगी गर तो दूंगी तुझे अपने प्यार और विश्वास की कोई अनमोल निशानी, कि मेरे बाद भी दिला सके तुझे एहसास मेरे अडिग और निस्वार्थ प्यार की। कभी कभी अनायास ही जी कहता है मैं तुझे कहूँ ऐ मेरी चांद। ये मैंने चांद वाली बात को यहाँ पे लाने की कोशिश करी थी कि कभी कभी अनायास ही जी चाहता है कहूँ तुझे ऐ मेरी चांद, पर याद आते ही चांद का घटता बढ़ता छलिया रूप कर देता है छलनी मन को। चांद का घटता बढ़ता छलिया रूप कर देता है छलनी मन को, क्योंकि तुम तो हो शाश्वत, क्योंकि तुम तो हो शाश्वत निरंतर प्रकाशमान, तुम नहीं छद्मवेशी चांद, पर शीतल चांदनी की तरह तुम्हारा प्यार है शीतल। तो फिर मैं तुझे क्या कहूँ, फिर मैं तुझे क्या कहूँ, मन बार बार प्रेरित करता है कुछ कहूँ पर क्या। ऐ मेरे प्यार, हाँ यही ठीक है, तुम मेरे प्यार हो, सिर्फ मेरे हो, मेरे शाश्वत प्यार हो, चांद की तरह शीतल, शुक्र की तरह निर्विकार, निरंतर प्रकाशमान और अनुपम। मेरे प्यार, सौंपती हूँ तुझे मैं अपना ये अधिकार और देती हूँ मौन स्वीकृति कि ताकि दे सको एक नाम तुम अपने इस प्यार को, मैं उठा सकूं गर्वोन्मुख शीश और कह सकूं इस जग से साधिकार निसंकोच कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। क्या दे सकोगे तुम एक नाम। एक पूरे ये भावार्थ है इस पूरी रेखा जो नदी के द्वीप है। उस समय की ये 11वीं क्लास में मैं थी, 11वीं नहीं 12वीं का कंप्लीट किया था मैंने एग्जामिनेशन देने के बाद, जब मैं फेडअप हुई थी और इसकी तरफ मेरा साहित्य की तरफ थोड़ा सा रुझान हुआ था। इसको मैंने पढ़ा, ये वाली कविता मेरी निकली उस समय छंदमुक्त, और मैं जिसको भी सुनाती हूँ कहते कि बहुत इसमें गहन चिंतन है। अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने लिखा है इसको जी, और सरल शब्दों में उसको मैंने उस समय की जो मेरी भावा व्यक्ति थी, उस समय की जो समझ थी, उस समय की जो साहित्यिक पकड़ थी, उसके हिसाब से मैंने ये लिखी और वो एज इट इज, मैंने इसमें कोई भी आज भी छेड़छाड़ नहीं किया कि ताकि मुझे याद रहे कि मैंने उस समय क्या लिखा था। जिन दिनों आपने ये इसकी शुरुआत की जी, वो दिन होते हैं खुली आंखों से सपने देखने के। बिल्कुल। तो क्या सपने देखे थे? सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े थे। सपने इतने बड़े थे कि उसका पीछा करते 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 उन सपनों का आज मैं आपके सामने हूँ। कितना बन पाई हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी सपने पीछा करते हैं मेरा डॉक्टर बनना जो था, एक तो मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, दूसरी मेरा अपना निजी अपना अंदर की जो इच्छा थी समाज के लोअर तबके को सेवा देना। जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई, एंगेजमेंट हुआ, तो जब बात इनसे हुई तो उन्होंने कहा कि तुम आखिर करना क्यों चाहती हो, क्यों तुमने चुना इसको। इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि ऐसा है, मेरा मन है कि एक मैं बड़ा सा हॉस्पिटल बनाऊंगी और जितने ये बेगर्स और नीचे रोड पे जो लोग बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं और बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं,
उनका कोई टेक केयर नहीं। बहुत सारे वृद्धाश्रम है, नो डाउट, सब कुछ है, सब लोग, बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरा अपना निजी मानना था कि मुझे करना है इनके लिए कुछ। तो इन्होंने हंसते हुए कहा कि बस हो गया, मेरे रेलवे का जो भी पैसा आएगा ना वो इसी में जाने वाला, तुमने मेरा काम कर रखा है, इसका मतलब। मैं हॉस्पिटल अपना नहीं खोल पाई, लेकिन बहुत सारे एनजीओ से जुड़ के गुंज से जुड़ी रही। कहीं पर भी मैं देखती हूँ, संस्कार भारती में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ आर्थिक सहयोग देते हैं। संस्कार भारती के बैनर तले ही मैंने जितने भी हमारी यहाँ की आसपास की मेड हैं, उनके बच्चों को मैंने शिक्षित करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ कैंप लगाती रहती थी। अपने घर पे भी मैं छत पे लगाती थी कि छत पे बच्चों को मैं बुलाती, सबके मेड को, उनकी जो आज मोदी जी स्किल्स डेवलपमेंट की चीज़ें बातें कर रहे हैं, हमारे एनईपी में आ रहा है, वो मैं आज से 8-9 साल पहले बच्चों को इकट्ठा करती थी और बोलती थी कि नहीं तुम लोग आओ। जिस समय मैं टीचिंग में थी। हाँ, तो मैंने आपको बताया नहीं कि आपने बोला ना उस समय कि आप विभिन्न पहलुओं को, मैं आपको जॉब सेटिस्फैक्शन की बात मैं बताऊं कि कीड़ा जो होता है वो मरता नहीं है। जी जी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मैं थी, जब हस्बैंड से मेरी बात हुई कि कैसे टाइम ज़्यादा कंज्यूम, मैं थोड़ा सा विषांतर हो रही हूँ, टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं खाली तो बैठूंगी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ ये आप लोग को खाना बनाने सबको के लिए बनी हूँ। ये होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, लेकिन मुझे कुछ अलग करना है। मुझे ये बीच का टाइम जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे क्रिएशन कुछ करना है, क्रिएटिविटी कुछ होनी चाहिए। तो कहते हैं कि फिर तुम बेड कर लो। और जिस साल मेरी शादी हुई थी उस समय ही ये बात हो रही थी, जिस समय जॉब मैं कर रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे टाइम को लेकर के, घर को मैनेज करने को लेकर के। मैंने बीएड का भी एग्जाम दिया, यूपी का कुछ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकलता है, उसमें मैंने वो दिया, टेस्ट दिया, उसको क्लियर किया। लेकिन क्लियर करने पे मुझे मैनेजमेंट कोटा का सीट मिला था उसमें। वाराणसी में मरुआडीह के पास एक विद्यालय था, धीरेन्द्र महिला विद्यालय, उसमें मुझे एडमिशन मिला। बड़ा क्रूशियल टाइम था वो भी, कि जॉब और नई नई शादी, उसमें बीएड, और हर कोई उस मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है। फिर भी राह निकालनी थी, निकलती गई किसी तरह। उसमें मायावती का शासन था, और 2005 में मैंने एडमिशन लिया, नहीं सॉरी 2006 में शादी हुई, 2006 में ही एडमिशन लिया मैंने। मुझे लगता है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, इसी लमसम में लिया था। एडमिशन लेने के बाद से वो इतना डिले होता गया सेशन, सरकारी व्यवस्था जानते हैं, जो उस समय 2006 में जिन्होंने भी दिया होगा उनको पता है, 2-3 साल डिले हो गया। उसमें मेरी बिटिया होने वाली थी। मैंने माइक्रो टीचिंग की क्लास कैसे, किन परिस्थितियों में किया है जाके वाराणसी, ये मैं जानती हूँ, या तो मेरी माँ जानती है, पतिदेव भी जानते हैं, लेकिन पतिदेव जाकर के छोड़ करके चले आते थे। उस दौरान क्या होता था, किन परिस्थितियों में, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने माइक्रो टीचिंग किया, सारी चीज़ें मैंने सबमिट करी। उसके बाद पता चला कि कोर्ट में केस हो गया बीएड वाले में, वो डिले पे डिले होता गया। फिर भी मुझे लगा कि हाय अब मैं क्या करूँगी, बीएड भी नहीं हो पा रहा है, 2 साल ऐसे ही निकल गए। पापा से मैंने बात की कि पापा कुछ हो नहीं पा रहा है बीएड का, तो ये समझ नहीं आ रहा है। पापा ने कहा कि ऐसा है, यहाँ सिवान में भी एक बीएड कॉलेज खुल गया है, मैं यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ, कि ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, बीएड तुम कर लोगे। मैंने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। फिर मैंने वहां से विड्रॉ किया, फिर दोबारा बीएड का एडमिशन दूसरी जगह लिया। जाके मैं 2010 में बीएड मैंने किया। आप सोच सकते हो कि 2006 में किया, 4 साल का टाइम मेरा पूरे बीएड के लिए बेकार। ये सारी होती है विपरीत परिस्थितियां, ये इतनी विपरीत विषम परिस्थितियां थी, इसके बावजूद मैंने बीएड को किया। और कैसे कैसे चीजें हुई, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ करना ही है। मैंने सीटेट का पेपर दिया, यूपी टेट का दिया, दोनों में मैं क्वालिफाई हो गई। उस समय अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड करके 2 टेस्ट होते थे सीटेट के, आज भी होते हैं शायद सीटेट का, बहुत टाइम हो गया मुझे याद नहीं है कि उसमें अपर के बाद लोअर ही बोलते थे, कुछ और बोलते थे। तो दोनों को मैंने क्वालिफाई किया था। यूपी टेट में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आए थे, और वो स्कोर आए थे मेरे 119 थे, मुझे आज भी याद है। 2 पेपर हुए थे, एक में 119 थे, एक में 117 था। और मैंने जहाँ भी मैंने भरा, बाद में वैकेंसी निकली, जिस वैकेंसी को मैंने भरा हर जगह मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई, जो मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज था। मुझे 2 गवर्नमेंट जॉब भी मिले, और फिर हस्बैंड का वही था कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तुम वहाँ जाओगी, कैसे परिवार मैनेज होगा।
मैंने कहा कि भाई इस बीएड को करने के लिए हमने कितने पापड़ बेले, 2-2 बार एग्ज़ाम दिए, और आज जब मेरे पास चीज़ें हैं तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाने नहीं दूंगा। अगर लेने तुम गए तो तुम्हें फिर लस्ट हो जाएगा उससे और तुम छोड़ नहीं पाओगे और तुम छोड़ोगे नहीं उसको तो मैं पिस जाऊंगा, क्योंकि मेरी यहाँ से ट्रांसफर होगी नहीं। तुम अकेले वहां पे कैसे सारी चीजें मैनेज करोगी, तो ना हम वो कहेंगे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने कहा कि भाई तो मेरा सारा किया, इतनी मेहनत मेरी बेकार। अंदर तो बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर के बहुत खुन्नस थी, बहुत दुख था, गुस्सा भी था, लेकिन बस माँ का मेरा मुझे हमेशा ये संबल रहता था कि बेटा कुछ भी हो ना भगवान के सामने छोड़ दिया करो जी, वो अपने विचारों को जाकर के ना वहां रख दिया करो। आज भी मैं यही करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी विचार आते हैं ना, मैं हर विचार जाकर के भाव जाके वहां समर्पित कर देती हूँ कि बाबा आगे आपको देखना है, क्या करना है, मेरे अंदर ये आया, कैसे करना है ये आपको निकालो जी। तो वो एक चीज थी। हस्बैंड ने वो कहा कि देखो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे सीबीएसई के स्कूल्स हैं और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अपने सरकमफ्रेंस में जो भी स्कूल्स हैं आप उसमें जाइए, उसमें दीजिए आप, क्योंकि आप इस चीज़ से घर को भी मैनेज कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में तो इतने हमने वो किया, फेडअप रही, घर की पारिवारिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी, संघर्ष जारी था जी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं बीएड कर चुकी हूँ, मैं पढ़ाई में अगर नहीं रहूंगी संबंध, तो वो सारी चीजें मुझे भूल जाएंगी जी, जी। मैंने आसपास के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और मैंने पढ़ाना शुरू किया कि मैं रहूं जी जी उसमें, तारतम्यता मेरी बनी रहे। 1-2 महीने ही मैंने पढ़ाए हुए, यहाँ होली एंजल में इंटरव्यू था, आया निकला, मैंने भरा, जाके टेस्ट दिए, डेमो दिया, हो गया, किया जॉब। टीचिंग अच्छी लगी उसको भी। फिर सेकंड वाला मेरा बेटा होने वाला हो गया, फिर जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ भी स्टैंडिंग पोजीशन में आप जॉब कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। हर स्कूल्स के अपने टर्म एंड कंडीशंस, रूल रेगुलेशंस होते हैं। और जो भारतीयता और संघ की बात करी, वहाँ भी मेरी फादर से हो जाती थी, क्योंकि मैं अपनी भारतीयता वाली चीज़ें किया करती थी। जब बच्चों को पढ़ाती थी तो उसमें कुछ कुछ सिखाती रहती थी, बोलती रहती थी, फादर अपना सुनते थे, अनुपमा जी आप ये क्या कर रहे हो, क्रिश्चियन स्कूल है, कैथोलिक स्कूल है, जस्ट यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम। चीज़ें थी, दिक्कत होती रही अपने विचारों से, अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर के, संघ की विचारधारा, टकराहट बढ़ती गई, मैंने जॉब छोड़ दिया। उसी स्कूल की एक टीचर थी जिनका इंजीनियरिंग स्कूल लोनी में, एक चिरौड़ी में इंजीनियरिंग स्कूल हुआ करता था, कॉलेज हुआ करता था, उनसे संबंध था, कुछ मैनेजमेंट टीम में थी या क्या थी, पूरी नॉलेज मुझे आज भी ना मैंने लेने की उस समय कोशिश करी, ना आज मुझे जानकारी है। लेकिन उन्होंने मेरा वो तेज तर्रार वाला रवैया, सबको पता था कि भाई ये भिड़ जाती है, अगर इसको नहीं पता है, नई चीजें अच्छी लगी तो सिस्टम कोई भी है भिड़ जाएगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, देखा जाएगा आगे क्या होता है। उनको पता नहीं क्यों ये चीजें बहुत अच्छी लगी, बोले कि ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में लड़की रहेगी। उन्होंने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को पब्लिक स्कूल में चेंज करना था, उनको पूरे स्कूल तो वही था, कॉलेज वही था, उसको स्कूल में ट्रांसफर करना था। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा मेरे ऊपर दे दिया, क्या कि अनुपमा जी आपको ये रन कराना है स्कूल, विद्यालय। मैंने कहा चलो वेल एंड गुड, जब तक है तब तक है, जब तक मैटरनिटी मेरी चल रही है, लीव में है एक तरह से। तो उसमें टाइम फैक्टर का अच्छा था कि मॉर्निंग में मुझे 9 बजे जाना होता था, मॉर्निंग में नहीं जाना होता है, शाम के 4 बजे तक मैं घर आ जाती थी, कंफर्टेबल था। मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें आई, और 13-14 तब तक बेटा मेरा 14 में हो गया। उसके 2 साल मैंने उसकी परवरिश में निकाला, लेकिन अब उस एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे दिमाग में फिर कीड़े कि मैं कुछ अपना ही कर सकती हूँ, ये टकराहट रोज रोज जो बनी रहेगी तो मुझे अपना कुछ करना चाहिए। 2 साल का 2.5 साल का जब बेटा हुआ, उसके बाद से मैंने सोचा कि अपनी एकेडमी में खोलूँगी। फिर मैंने ब्रेनियक एकेडमी अपनी खोली, यहाँ काफ़ी अच्छे एडवर्टीजमेंट वगैरह सब जगह दिए, बहुत अच्छे समर कैंप्स वगैरह हुए हैं, काफ़ी नेम फेम सब लोग जाने यहाँ पे आसपास में, इवन देन के यहाँ के लोकल जितने भी पार्षद थे। संस्कार भारती में भी मेरा उस समय ही जुड़ाव हुआ। एक मैं समर कैंप के लिए मैं टीचर ढूंढ रही थी, ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए।
संस्कार भारती संघ से मेरे फादर इन लॉ जुड़े हुए हैं, तो उनके किसी ग्रुप में एक टीचर था, मैंने उसको कांटेक्ट किया कि आपके यहाँ कोई टीचर मिलेगा क्या आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का मधुलिका फाइन आर्ट्स करके एक है, आप चाहिए। मेरी बिटिया की भी बहुत अच्छी ड्राइंग थी, मैंने कहा इसी बहाने बेटी भी वहाँ पे जा करके सीखेगी, कुछ बच्चों में एक्स्ट्रा हुनर होना चाहिए, ये मेरा शुरू से था। तो मैंने उनको बुलाया, उनकी वाइफ थी BHU से, उन्होंने फाइन आर्ट से किया हुआ था, मास्टरेट किया हुआ था। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैम आपके यहाँ वो देंगे, क्लासेस दिया करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, यहाँ स्कॉलर्स किट करके स्कूल था, उसमें मैं लेती थी। वहाँ वो आई, वो उन्होंने क्लास दिया, लेकिन उनके हस्बैंड आते थे उनको अपने वाइफ को ले जाने के लिए। हस्बैंड से एक दिन मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैम आप संस्कार भारती से जुड़िए, आप संघ से जुड़े हुए हैं तो संस्कार भारती से जुड़िए। मैंने कहा संस्कार भारती होता क्या है, उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था संस्कार भारती क्या है, क्या चलता है। तो उसमें लेखन का काम होगा, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं राइटिंग के, उससे रिलेटेड काम आप कीजिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप जोड़ दीजिए। मैं 1 साल तो पूरी साइलेंट रही, उसकी गतिविधियां बस व्हाट्सएप पे देखती रही, चीजें चलती रही। उन्होंने ही प्रेशर दिया, उनकी वाइफ का भी, कि मैम आप एक बार ना गोष्ठी में चलो। विवेकानंद का ही गोष्ठी था, उसमें गंगा पे करके उन्होंने लिखा था कि गंगा के ऊपर कुछ लिखना है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास टाइम मिला, एकेडमी से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, 2 जगह मेरी एकेडमी चलती थी, पीछे भी चलती थी, मेरे घर पे जो चलती थी वो चलती ही थी। साइड में मैंने एक बड़ा सा हॉल ले रखा था, वहाँ मेरी क्रिएटिव एक्टिविटीज चलती थी। तो मैं पूरी तरह से 2 बजे के बाद से पूरी उसमें इन्वॉल्व थी, मुझे कहीं सोचने की तक की वो फुर्सत नहीं थी। पहले दिन भर तो मॉर्निंग में बिटिया है, स्कूल भेजना है, घर के कामकाज अपने होते ही होते हैं, उसकी बाद से मैं टोटली डिपेंडेंट इसके ऊपर, एकेडमी को फोकस, साथ में राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू हो गई थी। हर जैसे आप नेम फेम होना शुरू होता है ना, हर तरह के लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं, वो चीजें भी चलती रहती थी साथ साथ, अच्छा चल रहा था। फिर बीच में कोविड का टाइम आ गया, कोविड का टाइम आया, उसमें हम लोग की साहित्यिक अभिरुचि और निखर के आई। वो एक प्लेटफॉर्म था जिस समय हम लोगों ने काफी चीजें की, काफी गतिविधियां हुई। उसी समय मैंने अपनी एक संस्था बनाई, साहित्य नवसृजन करके जी। और काफी लोग संस्कार भारती के भी जुड़े, और लिखने की, पढ़ने की, अच्छे प्रबुद्ध लोगों से संपर्क हुआ, गोष्ठियाँ हुई, ट्रू मीडिया का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। पहला मैंने जो गोष्ठी करी, ऑफलाइन गोष्ठी करी, वो उसमें करी, उसके बाद वो भी चलता रहा। फिर भी कुछ ना कुछ और अलग करना है जी जी जी, कुछ और अलग करना है। अगर आपको अपने बचपन में जाने का ईश्वर मौका दे तो किन पलों को आप एंजॉय करना पसंद करेंगे? अच्छा, बचपन तो ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। अब बचपन का कोई खास पल, ये सोचना पड़ेगा। बचपन में तो आप समझो कि ना, बहुत ज्यादा बोर्ड के एग्जामिनेशन वाला टाइम भी मुझे नहीं चाहिए, और बिल्कुल छोटा वाला भी नहीं चाहिए। मिडिल एज जो होता है ना, 6th 7th 4 5 वाला, 4 5 6 7, ये एज बहुत अच्छा होता है। उस समय हम लोगों की बहुत टोलियां आती थी स्कूल्स की, बास के बच्चे होते थे, वो कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल निफिक्र वाली जो दुनिया जी जी। किसी भी चीज से आपको मतलब नहीं है, अपना खेलना है, कूदना है जी। पेड़ों पे चढ़ना है, अमरूद के पेड़ पीछे हैं, कोई डांट रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के छत पे जाके चढ़ जाना है तो चढ़ जाना है जी जी। साथ में टोली फॉलो कर रही है, साथ में हम सब बच्चे होते हैं, 10-12 बच्चे हम लोग के आसपास के होते थे। 3 बजे से स्कूल से आने के बाद से हमारा कैंपस बहुत अच्छा बड़ा सा था, हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, और पीछे एक बाबा जी थे, उनके बहुत फुलवारी में लगे होते थे पेड़ वेड़, तो कभी किसी पेड़ पे चढ़ना, कहीं से कुछ तोड़ना, वो एक बहुत अच्छी दुनिया थी। और मुझे चढ़ने का कुछ ज्यादा शौक था, कहीं पर भी कुछ ईंट के कुछ निकले हुए हैं दीवारों में, तो उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ गए। अमरूद को तोड़ना है तो कौन जाएगा तोड़ने, नीतू जाएगी। दादी मेरी फूल तोड़ना होता है तो नीतू जाएगी तोड़ के लाएगी। तो वो एक टाइम मैं फिर से चाहती हूँ कि आ जाए, होता तो। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, लेकिन बस जीना उसी पलों को चाहूंगी फिर से। बचपन का या जो शुरुआती दिनों का कोई संघर्ष आपको याद आता है?
शुरुआती दिनों का तो बस एग्जामिनेशन का लेकर के होता था, जो हम मेडिकल के लिए हमने प्रिपरेशन किया था। उस समय संघर्ष ये होता था कि हमारे समाज में लड़कियों को घर से बाहर पढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। जी। और मैं सबसे बड़ी बेटी, परिवार में यही था कि 10th कर लिया, 11th 12th कराओ, शादी कर दो। बाकी जो पारिवारिक सदस्य थे उनका यही मानना था। लेकिन मेरी मम्मी पापा सबका ये था कि मेरी बेटियां हैं तो उससे क्या हो गया, बेटियों को ही मुझे अच्छा सबल बनाना है। तो वो एक चैलेंज था कि मुझे अपने आप को सिद्ध करना है। वो चैलेंज मेरा आज तक मेरे ऊपर है और मुझे लगता अपने है आप से लड़ना भी है और आगे भी बढ़ना आगे है। भी बढ़ना। हमेशा के लिए 2 मित्र जो आपको याद आते हैं। कि मेरे दोस्त मेरे से कभी भी अलग नहीं हुए और सब अभी तक जुड़े हुए हैं। लेकिन एक नाम में अगर बोलेंगे आप कहें तो अमृता है, जो मुझे क्लास 11th में मिली पटना में, और अभी भी मेरे साथ है और ताउम्र रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और हम दोनों एक दूसरे से हर चीज शेयर करते हैं। जी जी। मेरी वो प्रेरणा भी है। और जहाँ भी मेरा मनोबल नीचे होता है तो वो तुरंत मैं उससे शेयर करती हूँ और वो कहीं ना कहीं पोक करती है मुझे, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव क्यों आई माइंड में बातें, ऐसा क्यों है, तुम जो सोच रही हो अच्छा है। मतलब शी इज अल्टीमेट। अगर अमृता जी को सामने रहते हुए अगर कोई बात आप ना कह पाए तो अभी कोई बात आप उनको ऐसे कहें कि अमृता तुम मेरी सबसे बड़ी संबल हो, सबसे बड़ी प्रेरणा हो, कि मैं जब भी जहां उलझन में कुछ ऐसी बातें कभी भी जीवन की लगती है कि मैं किसी को नहीं कह सकती हूँ और मुझे कुछ सजेशन चाहिए होता है, तो वो सजेशन का मेन स्तंभ तुम हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही बनी रहो मेरे साथ। जी जी। कोई नारी शक्ति जो आपको हमेशा प्रेरित करती रही है? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज। जी जी। सुषमा स्वराज की विद्वता की मैं कायल हूँ जी। जिस तरह से उनकी भाषा पे पकड़ थी, जिस तरह से वो बोलती हैं, संसद में बोलती, आज भी आप देखोगे कि उनके वीडियो आज भी वायरल होते हैं, वो मेरी प्रेरणा स्तंभ है। अपने आप को सबसे सबल किस रूप में आप मानती हैं? मैं सबसे सबल अपने आप को माँ के रूप में मानती हूँ। जी जी। मैं एक माँ हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा गढ़ पाऊँ। और गढ़ने के लिए ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं वो जरूर मुझे प्रेरणा दिए हैं, एक शक्ति देते हैं, सिखाते हैं, अनुभव दिए कि हमें कैसे करना है। लेकिन एक माँ के रूप में मुझे जो बल मिलता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए करना है, मुझे बेटी को अपने कुछ बनाना है, कुछ करना है, उसको एक ऐसी मिसाल के रूप में खड़ा करना है कि उसे अपने जिंदगी से बहुत प्यार हो, उसे लगे कि हाँ ये जिंदगी मुझे मिली तो मैंने कुछ किया, मैंने इस जिंदगी को एंजॉय किया और मेरी माँ ने मुझे बहुत साथ दिया, संबल दिया। स्वयं आप जो लिखती हैं, खास करके कविताएं, वो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, किस भाव पे वो रहता है? मेरा मोस्टली तो आप देखोगे समसामयिक रहता है, नारी के ऊपर ज्यादा रहता है चीजें, कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगती है बातें कि नारी को अभी और अधिकार मिलने चाहिए। खुद नारी को भी समझना चाहिए कि मेरे अंदर ये शक्ति है और मैं ये कर सकती हूँ। उनको मोटिवेट करने वाली चीजें लिखना मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। समसामयिक घटना, कुछ सामाजिक ऐसी चीजें होती हैं, उस पे मैं लिखना बहुत अच्छा पसंद करती हूँ। हाँ, प्रेम तो कॉमन चीज है, प्रेम पे सब लोग लिखते हैं, प्रेम पे मैं भी लिखती हूँ, लेकिन वो बहुत कम निकलता है, रेयरली निकलता है। जी, जी, जी। वो जल्दी निकलता नहीं है, बहुत कम निकलेगा और जो निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा। बस यही चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं मुझे। आपकी कितनी किताबें अभी तक छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं? सर, अगर मेरा अपना निजी पुस्तक आप कहेंगे तो मेरी अपनी निजी पुस्तक अभी अप्रकाशित है, प्रकाशन के ऊपर अग्रसर है, लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। साझा संकलन बहुत सारे निकले हुए हैं। उसमें पहला कौन सा था और लेटेस्ट कौन सा? हाँ, पहला अगर आप देखेंगे तो वो भी संस्कार भारती का ही था, सृजक करके। उस पुस्तक का नाम भी मैंने ही दिया था। पिता के ऊपर संग्रह लिखा हुआ है, वो उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पूरी एक ग्रंथ वो तैयार की गई।
हाँ, तो लेटेस्ट आपने लेटेस्ट का पूछा। लेटेस्ट सर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा ना कि राष्ट्रीय के ऊपर, और मेरे अंदर इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रहा है कि राष्ट्रीयता के नाम के ऊपर मैं उस पे परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करूंगी। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे अंदर इतनी भड़ास है एजुकेशन सिस्टम के प्रति ना कि आप पूछो नहीं। ये तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। आप क्षेत्रीय भाषा को तो लगाएं, लेकिन सिस्टम एजुकेशन का एक ही होना चाहिए। कोई ऐसी जगह जो आपके मन में रची बसी हो, जहाँ पे आप घूमना पसंद करें? मुझे पहाड़ बहुत आकर्षित करते हैं। रचना प्रक्रिया आपकी जो चल रही है जी, इसमें आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहती हैं? सर बहुत कुछ करना चाहते हैं, अब देखते हैं क्या हो पाता है। दिमाग में तो है कि मुझे अपनी जितनी भी कविताएं हैं उसका मुझे संग्रह निकालना है। उस पे काम चल भी रहा है। साथ में अभी बाना सिंह जी के ऊपर मेरा अभी उनकी बायोग्राफी मुझे लिखनी है, जो कि बात हो चुकी है। उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने खुद मुझे बुलाया था और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस समय जीवित तीनों परमवीर चक्र विजेताओं से मिली हूँ। मेरे अपने इवेंट में योगेंद्र यादव भी आए हुए हैं, मुलाकात होती रहती है उनसे। मुझे उनकी पूरी बायोग्राफी लिखनी है कि उन्होंने आफ्टर ये वॉर, जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ली, उसके बाद से उन्होंने समाज के लिए क्या किया। जी, आपकी माता जी जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जी 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 जी। एक माता का संस्कार कई पीढ़ी तक रहता है, नो डाउट। उनका कौन सा गुण आपके भीतर आया? मेरी माँ के तो अंदर बहुत सारे गुण हैं सर, मैं क्या बताऊं। वो मेरे पास नहीं रहती है तब भी मुझे साल भर हो जाते हैं मुलाकात हुए, लेकिन उसकी एक एक लाइन मेरे अंदर घूमती रहती है। उन्होंने कभी बोला कि नीतू तुम्हें ऐसा क्यों सोचती हो, कोई भी नेगेटिव बात आएगी या कहीं पे भी मुझे पजल होगा, नहीं, हार नहीं माननी है तुम्हें। एक नारी शक्ति के रूप में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी मजबूती आपकी क्या है? आत्मविश्वास, हर परिस्थिति से लड़ने का जज्बा। जी। मेरे अंदर से एक आवाज आती है हमेशा, अगर मैं गलत नहीं होती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे झुकना नहीं है। चाहे वो कोई भी हो। ये अलग बात है कि तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम उस चीज को पेश करते हैं। जी जी जी। लेकिन उस चीज के आगे मुझे झुकना नहीं है, ये मुझे अंदर लगता है। और हम अपनी बात को अगर सही तरीके से कहीं पर भी रखते हैं तो वो चीजें मान्य जरूर होती हैं। जी जी। तरीका सही होना चाहिए। और कमजोरी क्या है आपकी? मैं भावुक बहुत हूँ। जी। मैं बहुत भावुक हूँ और बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ। जी। ये मेरी सबसे बड़ी वो है जिसको मैं दूर भी करना चाहती हूँ कि मैं रोऊं ना। कभी भी कोई चीज ऐसी होती है, मुझे किसी को डांटना भी पड़ता है तो मुझे लगता है कि मैं उसको डांट क्यों रही हूँ, ये सिचुएशन आया क्यों, इसके लिए मुझे दुख होता है। मुझे उसको डांटने से पहले अंदर अंदर रोना आता रहता है कि मुझे ये डांटना पड़ रहा है, किसी बच्चों को ही है, किसी बड़े को, कहीं आसपास किसी को भी। तो मुझे लगता है ये सिनेरियो उत्पन्न ही क्यों हुई। अगर वो गलती मेरे अंदर है तो मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए, या उसके अंदर है तो उसने क्यों नहीं समझा। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपने रोने को मैं कंट्रोल कर सकूं। पति से लड़ाई होती है? बिल्कुल होती है। ना लड़ाई हो ऐसा कोई होगा नहीं है, जो नहीं लड़ाई होता है वहाँ फिर प्यार नहीं है जी, समझदारी नहीं है। तो उसमें एक दूसरे से नाराजगी भी होती होगी? डेफिनेटली होती है। तो मनाता कौन है, वो मनाते हैं कि आप मनाती हैं? ये डिपेंड करता है सर, कभी कभी तो वो भी कभी कभी तो वो भी मनाते हैं, कभी मैं भी मनाती हूँ। ऐसा कहीं से हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वही मनाएंगे या मैं ही मनाऊंगी। बहुत बार मैं अड़ी भी रहती हूँ कि नहीं, तुम अगर गलत हो तो गलत हो भाई। बेशक ये अलग बात है कि हम समझौता कर लेते हैं चीजों के लिए कि चलो ठीक है, पारिवारिक है, बच्चे हैं, सब नॉर्मल रहे चीजें, लेकिन गलत तो गलत है, आपको मानना पड़ेगा कि आप गलत किए हो। अपने सपनों को आने वाले दिनों में जो कुछ आपको अचीव करना है या आपने सोच रखा होगा, उनको अगर आपको व्यक्त करना हो शब्दों में तो क्या कहेंगी? दृढ़ इच्छा शक्ति। सपने तभी पूर्ण होते हैं जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उसके लिए कितनी आपके अंदर वो भावना है, प्रबल भावना,
वो भावना होनी चाहिए कि हाँ ये भावना सुदृढ़ है कि नहीं, मुझे ये करना है, बाय हुक एंड क्रुक आपको उसको पाना है। तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमारा सपना देखना कोई मतलब का, मायने का नहीं है। जाते जाते आप कोई अपनी कविता हाँ सुना दीजिए। सुप्त हृदय के वातायन में, सुप्त हृदय के वातायन में, सुप्त हृदय के वातायन में मलयानिल से छाए क्यों, कंचन काया पुलकित करके, कंचन काया पुलकित करके, कंचन काया पुलकित करके नैनों से मुस्काए क्यों, नैनों से मुस्काए क्यों, नैनों से मुस्काए क्यों। रीते मन के इस आंगन में, रीते मन के इस आंगन में, रीते मन के इस आंगन में केसर बन लहराए क्यों, केसर बन लहराए क्यों, केसर बन लहराए क्यों, सुप्त हृदय के वातायन में मलयानिल से छाए क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महादेवी वर्मा की इस कविता के साथ ही हम इस नारी शक्ति के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और अनुपमा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें और जो इनके सपने हैं वो साकार हों। और जब इनके सपने साकार होंगे तो ये दूसरों के सपनों को साकार करने में भी मदद करेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई जरूरतमंद हो जिसकी आप कोई सहायता कर सकें, जिसका कोई मार्गदर्शन आप कर सकें, तो जरूर करें, ताकि आपको संतुष्टि तो मिले ही मिले, उसको एक नया मार्ग मिले और वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ हम बैठकर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।